नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। स्नातकोत्तर हिंदी प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर पंचम पत्र भारतीय काव्यशास्त्र के तहत आज हम लोग लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों के जो भेद होते हैं उसकी आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप उसे नहीं देखते हैं तो मेरा ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसका कारण ये है कि इससे पहले के वीडियो में मैंने लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो जिसके तहत मैंने अभिधा की भी चर्चा की है। तो अभिधा शब्द शक्ति को समझने के लिए आपको अभिधा शब्द शक्ति का जो मैंने वीडियो तैयार किया उसे आपको देखना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि मुख्यार्थ क्या होता है और क्यों उससे उसका अर्थ नहीं निकलने पर हम लक्षणा शक्ति की मदद से उसके अर्थ को समझते हैं। तो इसलिए ये जो मैंने क्रमानुसार ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। पहले शब्द शक्ति, फिर अभिधा शक्ति, फिर व्यंजना शब्द शक्ति और फिर लक्षणा शब्द शक्ति को मैंने इससे पहले के वीडियो में बनाया था, जिसके अंतर्गत मैंने लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं और उसके जो प्रकार है रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, इसकी मैंने चर्चा की थी। और आज हम प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद होते हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर गौना लक्षणा के भी जो है गौणी लक्षणा के भी दो भेद होते हैं, सारोपा लक्षणा और सध्यावसाना लक्षणा, इसके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर शुद्धा लक्षणा के भी दो भेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो जो लक्षणा शब्द शक्ति के जो भेद हैं उन सभी भेदों को आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा किसे कहेंगे? जहाँ गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहाँ गौणी लक्षणा होती है। जैसे मुख चंद्र है, जैसे हम ये कहते हैं तो यहाँ पर मुख्यार्थ है कि मुख जो है वो चंद्रमा है, लेकिन मुख्यार्थ में बाधा है कि मुख चंद्रमा कैसे हो सकता है, तब यह लक्ष्यार्थ लिया जाता है कि मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है। तो ये अर्थ जो है वो सादृश्य के कारण लिया गया है, इसलिए यहाँ पे गौणी लक्षणा है। इसके बाद जो है वो शुद्धा लक्षणा, तो जहाँ गुण सादृश्य को छोड़कर अन्य किसी आधार पर समीपता, साहचर्य, आधार, आधाय आदि के संबंध पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे सिर पर क्यों बैठते हो, तो जब कभी कोई हमारे बहुत समीप बैठ जाता है तब हम उससे इस तरह की बात जो है वो कहते हैं कि मेरे सर पर क्यों बैठते हो, तो यहाँ पर सामीप्य संबंध है। वैसे ही जब कहते हैं कि लाल पगड़ी आ रही है, तो लाल पगड़ी से यहाँ पर लक्ष्यार्थ जो निकलता है वो सिपाही, मतलब कि सिपाही आ रहे हैं। तो सिपाही और लाल पगड़ी के बीच जो संबंध है वो साहचर्य संबंध है, जिसके आधार पर ये भेद जो है यहाँ पे शुद्धा लक्षणा जो है यहाँ पे लागू होती है। तो इन दो भेदों को हमने इससे पहले के वीडियो में भी हम पढ़ चुके थे, फिर भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताना जरूरी समझा, क्योंकि आज हम इन्हीं दोनों भेदों के जो भेद हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गौणी लक्षणा के जो भेद होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो गौणी लक्षणा के दो भेद होते हैं, पहला है सारोपा लक्षणा और दूसरा है सध्यावसाना लक्षणा। अब हम एक एक करके, जब किसी पद में उपमेय और उपमान दोनों का शब्द द्वारा निर्देश करते हुए अभेद बतलाया जाता है वहां सारोपा लक्षणा होती है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी पद में उपमेय और उपमान, अब उपमेय और उपमान क्या होता है? तो उपमान क्या है? जिससे हम किसी की उपमा देते हैं वो उपमान हो गया, और जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय हो गया। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे हम लोग कहते हैं कि मुख चंद्रमा है, तो मुख चंद्रमा है तो मुख क्या है? वो उपमेय है और चंद्रमा जो है वो उपमान है, क्योंकि मुख का उपमा जो है वो किससे दिया गया है? चंद्रमा से दिया गया है। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों का शब्द के द्वारा निर्देश करते हुए अभेद बतलाया जाता है वहाँ सारोपा लक्षणा होती है। जैसे कि
उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो यहाँ पर उदयगिरी रूपी मंच है, उदयगिरी रूपी मंच है, और यहाँ पे राम रूपी प्रभातकालीन सूर्य है। इसका उदय दिखाकर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर सारूपा लक्षणा है। अब यहाँ देखिए उपमेय और उपमान यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे है। जैसे उदित उदयगिरी मंच, उदयगिरी मंच बोलते तो उदयगिरी रूपी मंच, तो यहाँ पर उदयगिरी उपमा है और मंच जो है वो उपमान है, माने उदयगिरी रूपी मंच, उसी तरह राम रूपी प्रभातकालीन सूर्य, तो राम का जो सूर्य का राम रूपी प्रभातकालीन सूर्य, यहाँ उपमा और उपमान दोनों ही यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर सारूपा लक्षणा होती है। एक अन्य उदाहरण देखिए, आज भुजंगों से बैठे हैं वो कंचन के घड़े दबाए, विनय हार कर कहती है ये विषधर हटते नहीं हटाए। तो इन पंक्तियों में विषधर जो है वो पूंजीपति के रूप में यहाँ पर उसका प्रयोग किया गया। पूंजीपति यानी जो अमीर लोग हैं वहाँ पे इसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो विषधर का जो है वो उपमान दिया गया, तो उस किसके लिए दिया गया है? पूंजीपति वर्ग के लिए दिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी सारूपा लक्षणा है। गौणी लक्षणा का जो दूसरा भेद है वो है साध्यावसाना लक्षणा। साध्यावसाना लक्षणा में केवल उपमान का कथन होता है और लक्ष्यार्थ की प्रतीति हेतु उपमेय पूरी तरह छिप जाता है। इससे पहले जो हमने देखा उसमें क्या था, इससे पहले के भेद में कि उसमें उपमान और उपमेय दोनों ही मौजूद होते थे, लेकिन साध्यावसाना लक्षणा में क्या होता है कि इसमें केवल उपमान का कथन होता है, यहाँ उपमेय नहीं होता, उपमेय पूरी तरह यहाँ छिप जाता है। जब इस तरह से लक्ष्यार्थ निकलता है तब वहाँ साध्यावसाना लक्षणा होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए। तो यहाँ शेर आया तो शेर का तात्पर्य जो है वो वीर पुरुष से है और गीदड़ का तात्पर्य जो है वो कायरों से है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि वो शेर मतलब वो वीर पुरुष जो है वो कौन है और वो कहाँ से, वो कौन है, और जो गीदड़ है जो कायर है वो कायर कौन है, यहाँ ये बताया नहीं गया है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि प्रातःकालीन सूर्य और उदयगिरी रूपी मंच, तो वहां पर उपमेय और उपमान दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से वहां पर आरोपित थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उपमान का ही कथन है, उपमेय यहाँ पर है ही नहीं। तो उपमेय को पूरी तरह से छिपा देने के कारण यहाँ साध्यावसाना लक्षणा है। इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं, यदि कोई मालिक खींचकर अगर नौकर को कहे, गुस्से से अगर कहे बैल कहीं का, तो बैल कहीं का यदि कहते हैं तो इस वाक्य में विषय का यानी कि वो नौकर का निर्देश नहीं है, केवल विषयी मतलब केवल बैल का ही कथन है, केवल उपमान है बैल कहीं का, लेकिन बैल जो है वो नौकर को कहा गया है, ऐसा कहीं भी निर्देश जो है इस उदाहरण में नहीं दिया गया है। तो साध्यावसाना लक्षणा किसे कहेंगे? जहां केवल विषयी का कथन कर अभेद बताया जाता, यानी केवल जहां केवल उपमेय के द्वारा ही अभेद बताया जाता है वहां शुद्धावसाना लक्षणा होती है। वहां पर ये नहीं कहा जाता, उपमा और उपमेय दोनों का कथन वहां पर नहीं होता है, तब वहां साध्यावसाना लक्षणा होती है। उसके बाद हम देखते हैं शुद्धा लक्षणा। जैसे गौणी लक्षणा के दो भेद थे वैसे ही शुद्धा लक्षणा के भी दो भेद होते हैं। पहला है उपादान लक्षणा और दूसरा है लक्षण लक्षणा। तो अब हम देखते हैं कि उपादान लक्षणा जो है वो किसे कहते हैं। तो उपादान लक्षणा क्या है? जहां मुख्यार्थ बना रहता है तथा लक्ष्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ ही होता है, वहां उपादान लक्षणा
होती है। देखिए, जहां मुख्यार्थ बना रहता है, मतलब अभिधा के द्वारा जो अर्थ हमें प्राप्त होना चाहिए वो अर्थ भी बना रहता है, साथ ही साथ लक्ष्यार्थ का बोध जो है वो मुख्यार्थ के साथ भी होता है, तब वहां उपादान लक्षणा होती है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं कि सारा घर तमाशा देखने गया, तो सारा घर तमाशा देखने गया, तो इसमें घर जो है वो घर और अधेय का भाव जो है यहाँ पे ग्रहण किया जा रहा है। किसी की घर मतलब कि घर के लोग, अगर हम कहते घर, सारा घर तमाशा देखने गया, मतलब सारा घर मतलब कि सारे घर के लोग जो है अर्थ यहाँ ग्रहण किया गया है, सारे घर के लोग तमाशा देखने गए हैं, इसलिए यहाँ पे शुद्धा लक्षणा है। लेकिन लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करने पर भी घर का अपना जो मूल अर्थ है वो यहाँ पे नहीं छूटा है, इसीलिए यहाँ पे उपादान लक्षणा है। घर अभी भी अपना अस्तित्व जो है यहाँ पे बनाए हुए है, इसीलिए यहाँ पे शुद्धा उपादान लक्षणा है। एक और उदाहरण हम देखते हैं, पगड़ी की लाज रखिए। जब हम कहते हैं कि पगड़ी की लाज रखिए, तो यहाँ पर मुख्यार्थ है कि पगड़ी की लाज, माने पगड़ी का अर्थ है कि पगड़ी, पग या लक्ष्यार्थ है पगड़ी वाला, जो भी पगड़ी बांधा है वो पगड़ी वाला व्यक्ति जो है उसकी लाज रखिए। तो यहाँ पर लक्ष्यार्थ के साथ साथ मुख्यार्थ भी ग्रहण किया गया है। इस शुद्धा लक्षणा का दूसरा भेद है लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा देखिए किसे कहेंगे, जब किसी शब्द का लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते समय उसका मुख्य अर्थ पूर्णतः लुप्त हो जाता है, तो वहाँ लक्षण लक्षणा होती है। कि जब हम किसी का लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसका जो मुख्य अर्थ है, मतलब अभिधा के द्वारा जो मुख्यार्थ प्रकट होता है वो पूरी तरह लुप्त होता है, तो वहाँ लक्षण लक्षणा कहते हैं। जबकि उपादान लक्षणा में हमने क्या देखा था कि वहां पर जब लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है तो अभियार्थ या जो मुख्य अर्थ रहता है वो भी रहता है और साथ ही साथ लक्ष्यार्थ भी रहता है। लेकिन लक्षण लक्षणा में मुख्यार्थ जो है वो पूर्णतः लुप्त हो जाता है, केवल लक्षणार्थ ही रह जाता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, जैसे गंगा पर गांव है। जब हम कहते हैं गंगा पर गांव है, तो इसमें गंगा शब्द का अर्थ अर्थात मुख्यार्थ जो है वो सर्वथा यहाँ इसका अर्थ जो है वो छोड़ देता है, क्योंकि गंगा पर गांव है तो गंगा पर गांव नहीं है बल्कि गंगा के किनारे पर गांव है। तो गंगा का जो प्रवाह है वो यहाँ पर सर्वथा, यहाँ जो मुख्यार्थ जो है कि गंगा नदी पर गांव है, ये मुख्यार्थ जो है यहाँ पे पूर्णतः लुप्त हो गया, उसका प्रवाह जो है पूर्णतः लुप्त हो गया है और यहाँ पर सिर्फ गंगा शब्द जो है वही यहाँ पे रह गया है। इसलिए यहाँ पे इसको इसमें लक्षण लक्षणा जो है यहाँ पे है। इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं कि वो पढ़ने में बहुत कुशल है। कहते हैं कि जब वो पढ़ने में बहुत कुशल है, तो इस वाक्य में कुशल का मुख्यार्थ जो होता है कुश लाने वाला, तो यहाँ पे कुश लाने वाला बाधित है और केवल उसका लक्ष्यार्थ अर्थ को ही ग्रहण किया गया है और कुशल का लक्ष्यार्थ यहाँ पर है दक्ष है, यानी कि वो पढ़ाने में बहुत दक्ष है, इस अर्थ को ग्रहण किया गया है और यहाँ पर मुख्यार्थ जो है वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। उसी तरह यदि हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि माधुरी नृत्य में प्रवीण है, तो इस वाक्य में प्रवीण का मुख्यार्थ है कि वीणा बजाने में निपुण, लेकिन यहाँ पर ये मुख्यार्थ जो है यहाँ बाधित है और लक्ष्यार्थ में प्रवीण का यहाँ पर जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया है वो है कुशल, यहाँ सिर्फ कुशल को ही ग्रहण किया गया है। एक तीसरा उदाहरण देखिए, देवदत्त चौकन्ना हो गया। जब चौकन्ना शब्द का जो मुख्यार्थ है वो है चार कानों वाला, लेकिन यहाँ पर ये अर्थ जो है मुख्यार्थ जो है वो बाधित है और लक्ष्यार्थ से जो अर्थ ग्रहण किया गया है वह है सावधान, अर्थात देवदत्त जो है वो सावधान हो गया, इसका यहाँ पे यह अर्थ ग्रहण किया जाता है। और किसके आधार पे ग्रहण किया जाता है, तो लक्षण
लक्षणा के आधार पर ग्रहण किया जाता है। तो लक्षण लक्षणा किसे कहेंगे? जहां मुख्यार्थ को छोड़कर या त्याग कर केवल लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, वहां पर लक्षण लक्षणा होती है। तो हम लोगों ने शुद्धा लक्षणा के जो दो भेद थे, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा पर भी हमने जिक्र कर दिया। तो एक बार हम और देख लेते हैं सभी जो भेद हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले लक्षणा को दो भागों में बांटा गया है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। माने रूढ़ी के आधार पर जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है वो रूढ़ा लक्षणा हो जाएगी, और प्रयोजन के आधार पर जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है वो प्रयोजनवती लक्षणा हो जाएगी। उसके बाद प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद किए गए हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा जहां गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, और शुद्धा लक्षणा जहां पर गुण सादृश्य को छोड़कर अन्य किसी भी आधार पर, जैसे कि समीपता हो गया, साहचर्य हो गया, आधार आधाय का संबंध हो गया, तो उस आधार पर जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है वहां पर शुद्धा लक्षणा होती है। फिर गौणी लक्षणा के भी दो भेद किए गए हैं, वो है सारोपा लक्षणा और साध्यावसाना लक्षणा। तो सारोपा लक्षणा किसे कहेंगे? जब उपमेय और उपमान दोनों का निर्देश करते हुए अभेद बताया जाता है तो वहां सारोपा लक्षणा होती है। जबकि साध्यावसाना लक्षणा में क्या होता है कि केवल उपमान का ही कथन होता है, उपमेय पूरी तरह छिप जाता है। उसी तरह उपादान लक्षणा, शुद्धा लक्षणा के भी दो भेद किए गए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो उपादान लक्षणा जहां मुख्यार्थ जो है वो बना रहता है और साथ ही साथ लक्ष्यार्थ का बोध जो है वो मुख्यार्थ के साथ होता है। लेकिन इसके विपरीत लक्षण लक्षणा में क्या होता है कि लक्ष्यार्थ ग्रहण करते समय मुख्यार्थ पूर्णता लुप्त हो जाता है, तो वहां लक्षण लक्षणा होती है। तो हमने लक्षणा के सभी भेदों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने अभी जो कुछ भी पढ़ाया है उसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में भी अंकित करते होंगे, ताकि ये भविष्य में भी आप इसे अच्छे तरीके से याद रख सकें और एक नोट्स के रूप में आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो अब इससे मैंने अब तक शब्द शक्ति के ही सारे भेदों की चर्चा मैंने अब तक बहुत ही विस्तृत रूप से मैंने इसे पढ़ाया है। अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा शक्ति, उसके भेद सभी को मैंने पढ़ाया है। तो आज इस वीडियो में ये शब्द शक्ति जो है वो लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद मैं फिर काव्य शास्त्र का कोई दूसरा पहलू या दूसरा अंग में लेकर आप लोगों के समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।